এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এখন সময় হেলথ এক্সপ্রেসের। আর হেলথ এক্সপ্রেস মানেই আপনাদের বিভিন্ন রকমের শারীরিক সমস্যা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে বসি এই অনুষ্ঠানে, এবং আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন স্বনামধন্য ডাক্তাররা উপস্থিত থাকেন। আপনাদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যার যা কিছু সমাধান করা সম্ভব, কোথায় গেলে আপনারা সুস্থ হতে পারবেন, সঠিকভাবে সুস্থ হতে পারবেন, সেই সমস্ত কিছু সুলুক সন্ধান দেওয়ার জন্য, এবং কোন রোগের কি কি সিমটম, কিভাবে বুঝবেন যে আপনার শরীরে সেই রোগ বাসা বেঁধেছে, এই সমস্ত কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি হেলথ এক্সপ্রেসে। এবং প্রত্যেক দিন যেরকমটি বললাম যে আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট ডক্টরসরা থাকেন। আজকেও হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল থেকে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই হেলথ এক্সপ্রেসে আলোচনা করার জন্য যিনি আজকে উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর সিঞ্জেলিয়া মিলন কুমার। উনি হেলথ এক্সপ্রেসের আসানসোলের হসপিটালস হেলথ এক্সপ্রেস হসপিটালস আসানসোলের উনি একজন স্বনামধন্য ডক্টর এবং ব্রেনের ডক্টর। আজকে আমরা আলোচনা করব ব্রেন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। প্রথমে অনুষ্ঠান শুরু করার আগে প্রথমেই ডাক্তারবাবুকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। थैंक यू डॉक्टर। आज की ये जो हमारा जो हेल्थ एक्सप्रेस है उसमें आपका स्वागत है। और हम आप आए हैं तो ब्रेन के हेल्थ के बारे में ही आपसे डिस्कस होगा। तो मैं पहले आपको जो क्वेश्चन पूछूंगी वो है, हेल्दी हैबिट्स कैन हेल्प आवर ब्रेन हेल्दी एज यू एज। मैंने हेल्दी हैबिट कैसे हमारे ब्रेन में असर करता है और इससे क्या क्या हमको फ़ायदा मिलता है? जी, जैसे जैसे ब्रेन में मतलब हमारी एज हो रही है तो बॉडी में हम फील करते कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब ब्रेन ऐसा ऑर्गन है, वो इंटरनल ऑर्गन है, बाहर से दिखता नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे ब्रेन में भी अपने कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे ब्रेन के सेल्स होते हैं उनके नंबर्स कम हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब जो होता है वो कम होता जाता है। यूजुअली आफ्टर 50 to 60 ईयर्स एज के बाद ये एक चेंजेस होने लगते हैं। अब जो ये चेंजेस है वो नेचुरल चेंजेस है, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, उसको आप बंद नहीं कर सकते, कोई मेडिसिन ये होगा ही। बट अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो ये जो प्रोसेस है उसको आप डिले कर सकते हैं। मतलब मान लो कि जो चीज़ें 50 ईयर्स या 60 ईयर्स पे हो सकती है, अगर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो हो सकता है 70-75 ईयर्स तक के बाद शुरू होगा। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आपका हेल्दी डाइट होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी मैटर करती है, ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फिक्स आवर्स ऑफ द स्लीप्स, आपकी डेली एक्सरसाइज होना चाहिए और ब्रेन की एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। यूजुअली हम जो बोलते हैं कि एक्सरसाइज या उससे बॉडी फिट रहता है, बात सही है। आप जॉगिंग करते, साइकिलिंग करते, जिम जाते, ठीक है, पर ब्रेन का एक्सरसाइज करने के लिए होता है कि आप ब्रेन यूज़ हो, जिसमें आपको ब्रेन
यूज करना पड़े आपको। अच्छा, इसलिए कि बोलते हैं कि ये जो पजल्स वगैरह मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। कि आपका जैसे आपका ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़े, आपको ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़े, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि हो गया कि चेस खेलना, पजल सॉल्व करना, सुडोकू खेलना, ये सब चीज़ें करेंगे, प्लस आपका डाइट एक्सरसाइज वगैरह तो करना ही, ये सब चीज़ें करेंगे, उससे आप ओवरऑल बॉडी और साथ में आपका ब्रेन को भी हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा, ब्रेन ही तो हमारा पूरा जो शरीर का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए शरीर में जो जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसके बाद हमारा ब्रेन का भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। और ये करके ये चेस खेलना और पजल्स को सॉल्व करना, ये सब करके हम माने हेल्थ को एक स्वस्थ और स्वाभाविक रखेंगे। আমরা যেটা ডাক্তারবাবু যেটা আমাদেরকে বললেন যে ব্রেনকে হেলদি রাখাটা, যেরকম শরীরকে হেলদি রাখাটা দরকার, ঠিক সেরকমই শরীরের একটা অংশ ব্রেন, যেটা শরীরকে পুরো শরীরটাকে কন্ট্রোল করে, সেটাকে হেলদি রাখাটাও কিন্তু খুব দরকার। আমাদের ব্রেন একটা না একটা সময় তার কার্যক্ষমতা আস্তে আস্তে কিন্তু হ্রাস পায়, এটা স্বাভাবিক ঘটনা, এটা পাবেই, কিন্তু সেটাকে কন্ট্রোল করা, মানে ধরুন 50 বা 60 বছরে আপনার ব্রেনটা অনেকটা ক্ষয়ে গেল বা অনেকটা কাজ কর্মক্ষম আর থাকলো না, এরকমটা হওয়ার থেকে যদি আপনি হেলদি লাইফ লিড করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই 50-60 বছরটা আরো কিন্তু ডিলে করতে পারবেন, সেটা কিন্তু 70-80 বছর পর্যন্ত আপনি আপনার ব্রেনটাকে হেলদি রাখতে পারবেন। এটা তো গেল যে রেগুলার এক্সারসাইজ, হেলদি হ্যাবিটস, এগুলো যদি আমরা করি, যদি রিডিং, পাজলস, লার্নিং আ নিউ স্কিল ইমপ্রুভ করি, যদি আমরা এগুলো করি তাহলে আমরা আমাদের ব্রেনকে হেলদি রাখতে পারবো এবং আমাদের ব্রেনকে ইমপ্রুভ করতে পারবো কন্ডিশনটাকে। ব্যালেন্সড ডায়েট with omega-3 fatty acids support brain function? हाँ हाँ, ऐसे जो स्टडीज़ और रिसर्च हुए उसमें जैसे कि ब्रेन ऐसा ऑर्गन है, हम हमारे शरीर के लिए यूजुअली जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है, वैसे ही ब्रेन के लिए उसके न्यूरॉन्स, जो उसके जो सेल्स होते हैं, उसके लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस और सब्सटेंस की ज़रूरत होगी। अगर वो लेंगे तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। उसमें वन ऑफ देम इज़, उसमें से एक है ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। यूजुअली ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हमें फिश में से मिलता है, फिर वॉलनट्स जो हम अखरोट बोलते हैं, और इस तरह के, और कुछ ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ों में से मिलता है। तो आपके डाइट में ये चीज़ें रेगुलरली होनी चाहिए। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस मिलते हैं वो ब्रेन को जो उसके सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन और ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स वगैरह हेल्दी रहते हैं और उनके जो डाइंग होने का जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो डिले होता जाता है। तो आपके डाइट में अगर ये सब सारी चीज़ें होगी तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। अच्छा, फिश खाना जरूरी है, उसमें ओमेगा-3 आता है, इसीलिए फिश आपको रखना चाहिए आपके डाइट में। এছাড়াও উনি যেগুলো যেগুলো বললেন যে আর কিসে কিসে ওমেগা-3 থাকে সেরকম খাবার বেছে আপনার খাদ্য তালিকায় কিন্তু এগুলো রাখা উচিত, যেগুলো কিন্তু আপনার ব্রেনকে সতেজ রাখবে, স্বাভাবিক রাখবে এবং অনেক দিন পর্যন্ত আপনার ব্রেন কিন্তু একেবারে মানে খুব সুন্দরভাবে, যেটা আমি বলছিলাম যে যেটা 50 এবং 60 বছরে যেটা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে সেটা কিন্তু 70-80 বছর পর্যন্ত আপনি সেরকম ভাবেই ব্রেনকে রাখতে পারবেন। अच्छा, सोशली एक्टिव रहना क्या ब्रेन के लिए अच्छा होता है? हाँ हाँ, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है, वैसे ही आपका सोशल एंगेजमेंट होना चाहिए। मतलब लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, पॉजिटिव डिस्कशन करना, आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो हो, ये सब चीज़ों का भी ब्रेन पे काफ़ी असर पड़ता है। क्योंकि अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके आसपास नहीं होगा, आप लोनलीनेस फील करोगे, आप अकेले होगे, एक सोशल सर्कल आपका अच्छा नहीं होगा, तो फिर दूसरे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, साइकाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक चिड़चिड़ापन महसूस करना, ये सब चीज़ें होती है। तो एक आपका सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। और इस तरह की जो चीज़ें होती है, डिप्रेशन होना, एंजाइटी फील होना, ये सब चीज़ें नहीं होगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी हाँ, होता स्ट्रेस है। मैनेजमेंट इसी का एक पार्ट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल से योगा, ये मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करके आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। আচ্ছা, তাহলে যেরকম খাওয়া দাওয়াটা আপনাকে ঠিক রাখতে হবে, একটা হেলদি হ্যাবিট রাখতে
হবে, আপনার লাইফস্টাইল ঠিক করতে হবে। যেমন খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে ওমেগা 3 জাতীয় খাবার যেগুলো আছে সেগুলো খেতে হবে, ঠিক তেমনটাই আপনাকে কিন্তু খুব স্ট্রেস ফ্রি থাকতে হবে। আপনার চারপাশের যা কিছু রয়েছে সেগুলোকে ভালো রাখতে হবে। চারপাশটা যদি ভালো থাকে, আপনার ব্রেন তাহলে একটু শান্তিতে থাকবে, ভালো থাকবে, খুশি থাকবে, তবেই গিয়ে কিন্তু আপনার ব্রেন খুব তরতাজা এবং স্বাভাবিক থাকবে। এটাই ডক্টর উনি বলছেন। সুতরাং এইভাবে যদি আপনারা চলেন বা এই জিনিসগুলো যদি আপনারা কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের মাথা কিন্তু একেবারে খুব সুস্থ স্বাভাবিক থাকবে। वार्निंग साइन क्या होता है ये ब्रेन का जो रोग होता है, उसमें साइन क्या होता है, कैसे समझे? जी, वार्निंग साइन तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि यूजुअली आफ्टर 35-40 इयर्स एज के बाद कुछ चीज़ें जो नहीं हो रही है, जैसे कि अचानक से हेडेक शुरू होना। आपको रेगुलर हेडेक नहीं रहता है, सीजनल हेडेक होता है, वो सब अलग बात है, बट अचानक से आपको हेडेक स्टार्ट होगा, सिवियर रेगुलर हेडेक बेसिस होगा। नहीं, एक अटैक हुआ कि आपको हेडेक नहीं था और अचानक से हेडेक हुआ, और हेडेक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि हेडेक के साथ साथ आपको वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया जैसे फील हो रहा है, या हेडेक के साथ साथ आपको विजुअल देखने में कोई दिक्कत हो रहा है, हेडेक के साथ साथ आपको बोलने में, स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई एक साइड में शरीर में, हाथ पैर में वीकनेस आ रही है, तो ऐसी चीज़ों में आपको हेडेक को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हमने पेन किलर ले लिया और मिट गया, ऐसा नहीं होता। यूजुअली इसमें आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस तरह से आपको डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को, न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना चाहिए और आगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एक होता है सिंपल हेडेक होना, और एक हेडेक विथ एसोसिएटेड, जो मैंने बताया उस तरह की चीज़ें साथ में हो रही है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो एक हेडेक सिम्टम्स हो गया, और साथ में अचानक से कोई नई चीज चालू हो रही है, जैसे आपको देखने में दिक्कत आ रहा है, कोई पैरालिसिस जैसा लग रहा है, ये क्या फ्रीक्वेंटली होता है और सडनली होता है? हाँ, सडनली होता है, बट यूजुअली क्या करते हैं कि आंखों में देखने की दिक्कत है तो हम इग्नोर करते हैं, या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा दिया, या किसी डॉक्टर को दिखा दिया, ऐसे ही पेन किलर क्या ले लिया, या उस तरह से हम चलाते रहते हैं। इस तरह के जो सटल सिम्टम्स है जो अचानक से शुरू हुए हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। वो रह जाता है, हाँ, और वो फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंटली होगा, रहेगा, धीरे धीरे उसकी সিভিয়ারিটি बढ़ती जाएगी। তাহলে দেখছেন যে উনি বলছিলেন যে প্রথম সাইন হচ্ছে যে আপনার মাথাতে পেন হবে। এবার অলওয়েজ আমাদের মাথায় কিছু কিছু সময় পেন হয়, অনেকের আছে যে মাথা ব্যথা করে একটু কিছু হলেই, আবার অনেকের হয় যে কিছু একটা মানে ধরুন সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, একটু মাথা ব্যথা করলো, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু যদি দেখেন যে হঠাৎ করে আপনার মাথায় বেশ ব্যথা হচ্ছে, তার সাথে বমি বমি ভাব হচ্ছে, তার সঙ্গে চোখে দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই বুঝবেন, বা শরীরের একটা অংশ উইক লাগছে, তখন কিন্তু অবশ্যই বুঝবেন যে আপনার ব্রেনে কোনো সমস্যা আছে। এগুলো কিন্তু সাইন দিচ্ছে। তখনই সঙ্গে সঙ্গে ওই কোনো ওষুধের দোকানে গিয়ে দু একটা পেন কিলার খেয়ে ফেললেন, এটাতে কিন্তু হবে না। তখন আপনাকে অবশ্যই ডক্টরের কাছে যেতে হবে, এবং স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে যেতে হবে, যারা ব্রেন নিয়ে কাজ করেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, এবং বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে অবশ্যই তারা বলে দিতে পারবেন যে আপনার ব্রেনে কোনো রকমের কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা। এবং এটা যত আপনি দেরি করবেন তত কিন্তু এটা ওই সাডেন একটা পেনটা, হেডেকটা কিন্তু তখন ফ্রিকুয়েন্টলি হতে থাকবে, এবং এটা বেড়ে যাবে, এবং ব্রেনটাও আপনার খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ড্যামেজ হতে থাকবে। रेड फ्लैग्स क्या, ये इस बीमारी में रेड फ्लैग क्या होता है? जी, रेड फ्लैग जैसे ब्रेन में बताया, वैसे ये सीजर्स होना अचानक से, जैसे कन्वर्जन हो जाए, या जिसे हम आम भाषा में हिंदी में बोलते हैं कि मिर्गी का दौरा होना, जिसमें आदमी को अचानक से हाथ पैर में झटके लगते हैं, साथ में अगर वो अनकॉन्शियस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रेड फ्लैग होती है। या फिर अचानक से हेडेक शुरू हो गया है जो सिंपल पेन किलर से नहीं मिट रहा है, साथ में वॉमिटिंग हो रहा है, ये सब चीज़ें को रेड फ्लैग कंसिडर किया जाता है कि ऐसी चीज़ें हैं तो कुछ सीरियस चीज़ अंडरलाइंग आपको ब्रेन में हो सकती है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि मृगी का प्रॉब्लम, ये भी इसका ही पार्ट है? हाँ, ये मिर्गी, हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं मिर्गी का दौरा होना, या सीजर्स, एपिलेप्सी, कन्वर्जन, जो एपिलेप्सी भी एक ही? हाँ, ये इसी तरह, ये एक टेक्नोलॉजिकल मेडिकल टर्म्स है जो अलग अलग है, बट फॉर अ लोकल लेमैन और फॉर अ जनरल पब्लिक, सीजर्स, एपिलेप्सी, कन्वर्जन जो है
वो एक ही तरह का है। अगर वो बार बार आपको हो रहा है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें कुछ सर्जिकल कॉजेज भी होते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर होने में भी ये सब चीज़ें हो सकता है। तो अच्छा। उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसे ही दवाई लेते नहीं रहना चाहिए, स्पेशलिस्ट को ये दिखा क्या के। मेडिसिन से काम होता है? हाँ, वो डिपेंड करता है। पहले आपको ये है कि मिर्गी हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, तो आप एमआरआई करवाएंगे, साथ में उसके जो ईईजी रिपोर्ट्स होते हैं वो करवाना, ब्लड रिपोर्ट्स करवाना, ये करके पहले हमको ये पता करना कि ये हो क्यों रहा है। अच्छा। फिर वो जो होगा डायग्नोसिस इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस करना है कि ये हमें सीजर्स या कन्वर्जन एपिलेप्सी किस वजह से हो रहा है, फिर जो अंडरलाइंग कोज है या जिस वजह से हो रहा है उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। कुछ बीमारियां जो होती है उसमें दवाई से हो सकता है, कुछ बीमारियां जो है उस पर ऑपरेशन भी और लग ये सकता है। क्या माने प्रोलॉन्ग होता है, माने इसका बहुत दिन तक मेडिसिन लेना पड़ता है कि पूरा जीवन भर ही? काफी सारे ऐसे डिजीज है जिसमें लॉन्ग टाइम लेना पड़ता है, काफी बार लेना पड़ता है, और रेगुलर फॉलोअप करना जरूरी है। आपको हर कुछ महीने पे डॉक्टर्स को दिखाना है, आपकी दवाई अच्छा। चेक करेंगे, रिपोर्ट्स करेंगे, फिर जरूरत होगा तो दवाई कम ज्यादा कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि कितना आगे तक चलाना है या बंद करना है। अच्छा, इसमें क्या ये बैक पेन और नेक के बैक में जो पेन होता है, ये भी कुछ सिम्टम्स है? ये हाँ, ये भी एक न्यूरोसर्जरी ही की सिम्टम्स है कि बैक पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है। उसमें यूजुअली स्पाइनल कोड, जो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यूज आ गया, जैसे हमारा एक ब्रेन हो गया और नीचे जो जाते हैं मेंदुरज्जा, करोड़रज्जु जिसको बोलते हैं, स्पाइनल कोड, तो उसमें जब प्रॉब्लम्स होती है, उसमें नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो रहा है, तो आपको अचानक से कोई नेक पेन शुरू हो रहा है या बैक पेन शुरू हो रहा है, और अगर नेक पेन और बैक पेन साथ में हाथ पैर में झुनझुनाहट के साथ एसोसिएटेड है, साथ में ये चीज़ें हो रही है, या फिर हाथ पैर में वीकनेस हो रहा है, या खास करके पैर में वीकनेस हो रहा है, चलते टाइम आपके पैर से बार बार चप्पल निकल रहा है, तो ऐसे नेक पेन या बैक पेन को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि अंडरलाइंग स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होने की वजह से, या आपकी कोई नर्व्स चेता तंतु दब रहा हो उसकी वजह से हो रहा हो। डिस्क प्रोलेप्स का जो प्रॉब्लम बोलते हैं वो इस तरह की चीज़ों में होता है, तो उसमें भी आपको स्पेशलिस्ट को दिखा के उसके ज़रूरी ऐसे एक्सरे एमआरआई करवा के डायग्नोस करना होता है, और फिर उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करना। अच्छा, लिम्स का वीकनेस इसमें क्या होता है? हाँ, लिम्स का वीकनेस होने के जैसे ये मैंने बताया, उसी तरह के ब्रेन के डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है। पैरालिसिस जिसको हम बोलते हैं यूजुअल्स में, जिसमें पैरालिसिस का मतलब एक तरह से हमारे शरीर के किसी भी अंग में वीकनेस हो रहा है उसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस से स्पेशलाइज मेडिकल टर्म्स है, तो हाथ में वीकनेस हो रहा है या पैर में हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, तो ब्रेन की वजह से या स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, तो उसको भी एक तरह से आप अवॉइड करके लाइटली ना लेके उसको जरूरत हो उस हिसाब से दिखा के आगे जांच पड़ताल करनी चाहिए। अच्छा, जिसका एज बहुत ज़्यादा है, उस एज में क्या ये सब सिम्टम्स और ब्रेन ट्यूमर का सजेस्ट करेंगे आप? हाँ, जैसे मैंने बताया कि मिर्गी का दौरा और इस तरह की जो बीमारी होती है बहुत सारे डिजीज़ की वजह से हो सकता है। बच्चों में जो होते हैं उसके रीजंस अलग होते हैं, या बड़े लोग होते हैं उसमें होते हैं। पर अगर मान लो कोई एक आदमी है जिसका एज 45-50 ईयर्स है और उसको लाइफ में पहली बार सीजर्स या कन्वर्जन हो रहा है, तो इट इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द ब्रेन, तो ऐसे चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो आप जैसे जैसे आपकी एडवांस चीज़ हो रही है और आपको पहले कुछ भी सिम्टम्स ब्रेन रिलेटेड नहीं थे और नए सिम्टम्स आ रहे हैं, अचानक से हेडेक हो रहा है, हेडेक के साथ साथ आपको वॉमिटिंग हो रहा है जो लाइफ में कभी पहले नहीं हुआ था, या आपको कभी लाइफ में पहले एपिलेप्सी नहीं हुई थी, पर आपको एक सर्टेन एज 40-50 या एडवांस एज के साथ पहली बार हो रहा है, तो इसमें ज़्यादातर केसेस में अप टू 90-95% केसेस में ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से ही होता है, और ब्रेन ट्यूमर का इशारा करता है। ब्रेन ट्यूमर की तरफ ज़्यादातर इशारा करता है। तो जो नई चीज़ें आपको एडवांस एज के साथ हो रही जो लाइफ में कभी नहीं हुआ है, तो उसमें आपको लाइटली ना लेते हुए उसको आगे जाँच पड़ताल करना चाहिए। Can a sudden changes, possibility or memory loss indicate a neurosurgical problem? हाँ, मेमोरी लॉस और पर्सनालिटी चेंजेस, जैसे मेमोरी लॉस तो एक तरह से देखा जाए तो एज रिलेटेड है। जैसे जैसे आपका एज होगा यूजुअली 70-80 ईयर्स के बाद नेचुरली ही मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। पर मान लो कि किसी को यंग एज में, यंग एज बाय मीन्स के 30-40-50 ईयर्स में मेमोरी का अचानक से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जो आदमी को पहले मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बार बार चीज़ें भूल रहा है, या फिर उसकी पर्सनालिटी में चेंज
चेंज आ गया है, मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। वो जो सोशल एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ पे जिस तरह से बात करना चाहिए वैसे बात नहीं करना है, कुछ बैड वर्ड्स बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है, या किसी को घर के फैमिलियर लोग जो है अपने फैमिली के मेंबर्स, भाई बहन, माता पिता को पहचान नहीं पा रहा है। अच्छा। तो इसको हम पर्सनालिटी चेंजेस या बिहेवियर चेंजेस बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो पार्ट्स होते हैं उसके अपने फंक्शंस डिवाइड होते हैं। तो जो हमारे आगे का पार्ट होता है जिसको फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन बोलते हैं, मतलब आगे का जो पार्ट होता है ब्रेन में, वहाँ से ये सब चीज़ें कंट्रोल होती है। तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा, मान लो कि किसी को ब्रेन ट्यूमर उसी जगह पे है, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, मेमोरी में डिस्टर्बेंस होना और पर्सनालिटी और बिहेवियर में चेंजेस होना। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन के डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रही हो। तो MRI वगैरह करवा के इसका डायग्नोसिस करवाया जा सकता है। अच्छा, MRI इसका डायग्नोसिस diagnosis करने से हो जाता है। अच्छा, न्यूरोसर्जिकल एवोल्यूशन, हाँ, हेड का जो ट्रॉमा नीड इमीडिएट न्यूरोसर्जिकल एवोल्यूशन। हाँ हाँ, न्यूरोसर्जरी ट्रॉमा देखिए यूजुअली कैसे होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लगी, कोई बच्चे होते जो घर पे खेलते खेलते गिर गए, या किसी के लड़ाई झगड़े में सर पे चोट लग जाती, तो हम यूजुअली इसको अवॉइड करते हैं। छोटा मोटा चीज़ है, चलो कुछ हुआ नहीं, ना बेहोश हुए। अगर देखो सीरियस केस होगा तो अपने आप हॉस्पिटल पहुँचना ही पहुँचना है। पर मान लो कि आपको छोटी मोटी चोट लगी, घर पे बच्चे खेलते हुए गिर गए, किसी लड़ाई झगड़े में सर पे चोट लग गई, पर अगर उसके बाद आपको परसिस्टेंट हेडेक रह रहा है, मतलब लगातार एक तरह से हेडेक हो रहा है और उसको धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ में आपको वॉमिटिंग हो रही है, थोड़ी देर के लिए भले ही 2-5 मिनट के लिए आप बेहोश हो गए हो, साथ में आपको नाक में से, मुंह में से, कान में से ब्लीडिंग हुआ है, अच्छा। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ऐसे तरह के जो हेड ट्रॉमा होते हैं उसमें आपको तुरंत न्यूरोसर्जन को कंसल्टेंट करके जरूरत पड़े तो सीटी और उस तरह का आगे जांच पड़ताल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे थे कि ब्रेन के साथ स्पाइन का भी कुछ रिलेशन होता है। हाँ। तो ये स्पाइन का डिसऑर्डर जब होगा उसको क्या ब्रेन में इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, देखिए हमारा बॉडी जो है वो एक तरह से तो पूरा आपस में जुड़ा हुआ है। हमारे लिए ब्रेन अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। तो जो ब्रेन होता है वो नीचे कंटिन्यू होता है, उसी के साथ ही अटैच होकर नीचे की तरफ आता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके आसपास बोन्स होते हैं जिसको वर्टेब्रा बोलते हैं। तो ये एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन। उसमें जो प्रॉब्लम्स होगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट ब्रेन के जो होते हैं उसी तरह के ओवरलैपिंग या उसी तरह के होते हैं कि हाथ पैर में वीकनेस होना खास करके, फिर किसी एक तरफ के हाथ में या पैर में दर्द होना, झुंझुनाहट होना, चलते हुए इम्बैलेंस होना, बैलेंस नहीं रहेगा, आप बार बार गिर जाते हो बैलेंस नहीं होने की वजह से। फिर एडवांस स्टेज होगा तो उसमें आपका यूरिन और उस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए, यूरिन पे कंट्रोल नहीं होगा। इस तरह के सिम्टम्स अगर आप तो आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हो, स्पाइनल डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा, ये स्पाइन को आप तो बोल रहे थे कि ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ब्रेन के साथ ये जो स्पाइन का जो रिलेशन है उसको भी तो हेल्दी रखना पड़ता है। अच्छा। तो वो स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए क्या करेंगे हाँ, हम? स्पाइन जो होता है एक तरह से हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, ऊपर से लेके यहाँ से शुरू होते नीचे बैक तक जाता है। तो एक पूरा बॉडी जो है, हम जो स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं मतलब खड़े रहते हैं, तो पूरा स्पाइन पे ही सपोर्ट होके रहता है। तो स्पाइन को हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है आपकी लॉन्ग एज में, नहीं तो बहुत सारे एडवांस एज में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को कुछ एज के बाद 40-50 ईयर्स एज के बाद बैक पेन होने का प्रॉब्लम्स, नेक पेन होने का रहता है। तो ये ना हो उसके लिए हेल्दी रखने के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग इवनिंग एटलीस्ट 30-45 मिनट्स जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग या फिर स्विमिंग जो कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं वो करना, स्पाइन के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती है वो करना, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और साथ में हेल्दी डाइट जिसमें बैलेंस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सब चीज़ें हो वो लेते रहेंगे तो जिसको स्पाइन को जो हेल्दी रखेगा। हाँ, जल्दी हेल्दी रखेगा, ऐसी डाइट लेना चाहिए और ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना हो। पेन होता है, जिसको पेन उसके शरीर में पेन है, वो लोग भी क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, वो एक डिपेंड करता है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करवा लीजिए कि पेन कैसा है, कितनी सीवियरिटी है,
वो मसल का पेन है कि प्रॉपर स्पाइन के वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक बार डिसाइड हो जाए, इवोल्यूशन हो जाए, फिर आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होता है ये स्पाइन के जो हाँ बीमारी होता है? देखिए, अगर आप कोई पेशेंट है जो अपने इस तरह के सिम्टम्स, बैक पेन, नेक पेन और हाथ पैर में वीकनेस के साथ डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर को लगता है कि इसमें अंडरलाइन स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो कुछ कुछ जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। हर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी नहीं है, पर जितना ज़रूरी है, कभी एक या कभी ज़रूरत पड़े तो सब कुछ करना पड़ सकता है। तो बेसिकली स्टार्ट होता है एक्सरे से, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब चीज़ें करके हमें पता चलता है। यूजुअली सीटी स्कैन और एमआरआई का ज़रूरत पड़ता है। सीटी स्कैन में जो हड्डी वाला पार्ट होता है स्पाइन का, वो अच्छे से दिखता है, और एमआरआई जो होता है उसमें जो हम डिस्क बोलते हैं, गादी, वो वाला पार्ट, और स्पाइनल कोड का और नर्व्स का पार्ट अच्छे से दिखता है। तो यूजुअली दोनों करके कंबाइन करके हम डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि किस तरह की बीमारी है, फिर उस बीमारी का आगे क्या मैनेजमेंट करना है, दवाई करना है या वेट करना है या लाइफस्टाइल में चेंज करना है या कुछ ऑपरेशन का जरूरत है, नहीं, ये सब चीज़ें उससे डिसाइड हो सकता है। अच्छा, क्या क्या ट्रीटमेंट है ये इसमें? अच्छा, स्पाइन के देखिए, यूजुअली जो बैक पेन होता है, लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी बैक पेन एक्सपीरियंस होता ही हाँ, वो तो है ना, कि ये सर्टेन एज 35, 40, 50 के बाद आप देखेंगे तो कभी किसी ना किसी को बैक पेन होता है। और 90 to 95% ऑफ द जो बैक पेन होता है वो सिंपल बैक पेन होता है। सिंपल बैक पेन का मतलब वो यूजुअली मसल्स की वजह से होता है। तो उसमें आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना, अगर आपका काम का पैटर्न ऐसा है कि आपको लॉन्ग टाइम एक ही जगह पे बैठ के काम करना पड़ना है, तो आपका पोस्चर वगैरह चेंज करना, लंबे टाइम तक ना बैठते हुए बीच बीच में ब्रेक ले लेना, ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको जो सिंपल बैक पेन होता है वो मिट जाना है। तो बैक पेन हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान लो एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह करवा के पता चल रहा है कि कुछ डिजीज़ है जिसकी वजह से बैक पेन हो रहा है, जिसमें यूजुअली होता है सियाटिका का पेन, जो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, नस दबने की वजह से हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यूजुअली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है मेडिसिन के साथ, और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज दिया जाता है। और 4 वीक्स to 6 वीक्स, मतलब 1-1.5 महीने तक वेट किया जाता है कि कैसा रिस्पॉन्स होता है, और ज़्यादातर पेशेंट में दवाई से इस चीज़ में रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, ये जो बहुत दिन तक चलता है तो क्या ब्रेन में असर करता है? हाँ, ब्रेन में ऑन अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं करेगा, पर अगर मान लो कि उसकी वजह से कुछ सेकेंडरी चीज़ें हो रही, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो कभी कभी इन्फेक्शन ब्रेन तक स्प्रेड होके इफेक्ट कर सकता है। अगर इन्फेक्शन स्पाइन में है तो ब्रेन तक स्प्रेड हो के वो ब्रेन को इस तरह से इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये स्पाइन का प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ये जो बैक पेन होता है ये महिला में बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या ये रेशियो क्या महिला में ज़्यादा होता है यूजुअली महिलाओं में, और खास करके 45-50 ईयर्स एज के बाद ज़्यादा होता है। उसके कुछ अपने रीज़न से बॉडी, फीमेल का जो एक महिला का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उस पे उसका भी अफेक्ट पड़ता है। तो एक तो जो बोन्स वगैरह होते हैं, आप अगर एक पुरुष के कंपैरिजन में देखेंगे तो महिलाओं के बोन जो होते हैं नेचुरली ही थोड़े वीक होते हैं। प्लस जो एडवांस एज के साथ 45-50 ईयर्स एज के बाद जो उनकी मेनोपॉज में फीमेल्स एंटर हो जाती है, तो उसके बाद उनके बोन्स होते हैं वो और वीक होने लगते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। तो एडवांस एज के साथ महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। प्लस उनका जो एक फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक उनका पेल्विस का पार्ट जो वाइड होता है, उसकी ये सब चीज़ों की वजह से, प्रेगनेंसी जो रहती है उन सब चीज़ों की वजह से ही उनके स्पाइन पे काफ़ी लोड आता है। अगर उसका अच्छी तरह के डाइट वगैरह, एक्सरसाइज करके उसको हेल्दी वे में नहीं रखा गया तो लंबे टाइम में बैक पेन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये सब रीजंस मिला के ही महिलाओं में बैक पेन ज़्यादातर होते हैं, पर वो टोटली प्रिवेंटेबल है। अगर अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज किया, मेडिसिन किए, जो ज़रूरी हो लिया गया, तो ये सब चीज़ें कम किया जा सकता है। और ये जो ब्रेन का जो आप बोल रहे थे, जो कुछ ट्रीटमेंट है, जो डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट वगैरह है, ये सब आपके वहाँ जो हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसानसोल में सब अवेलेबल है? जी जी। ब्रेन में यूजुअली देखिए डायग्नोसिस करने के लिए 2 तरह के हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक हो गया ट्रॉमा या इमरजेंसी केसेस।
अच्छा। ठीक है, कि किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट लग गई, किसी में बच्चा कोई ऊपर से गिर गया हाइट से, बिल्डिंग से, उसको चोट लग गई, या किसी को अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन में हेमरेज हो गया, सडनली कोई प्रॉब्लम सडनली कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस कंडीशन में सीटी स्कैन सबसे अच्छा चीज़ है। कम समय में हो जाता है। एमआरआई जो यूजुअली लंबा टाइम लगता है, एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स लगेगा। सीटी स्कैन आप विद इन 5 मिनट्स कर सकते हैं, जल्दी रिजल्ट दे देगा। डॉक्टर जल्दी डायग्नोसिस हाँ, करके डायग्नोस कर दिया। जो समझ आती है, जो इमरजेंसी कंडीशन डायग्नोसिस करनी है उसके लिए सीटी स्कैन बेटर है। तो ये भी सुविधा हमारे वहाँ पे अवेलेबल है, और सीटी स्कैन से आपको तुरंत पता चल जाए कि इमरजेंसी कंडीशन क्या है और उस हिसाब से क्या करना जरूरी है। ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है। और दूसरा होता है एमआरआई। अगर मान लो कि सीटी स्कैन वगैरह तो हुआ, पर अगर कुछ ऐसी सिम्टम्स है जैसे ब्रेन में ट्यूमर होना या ब्रेन के किसी पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो सीटी स्कैन से प्राइमरी पता तो चल ही जाता है, पर उसमें और डिटेल जानने के लिए कि आगे कैसे ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना है, कुछ दवाई वगैरह चेंज करना है कि नहीं करना है, ब्रेन ट्यूमर के केसेस में अगर हमको सर्जरी करना है तो सर्जरी कैसे प्लान करना है, वो सर्जरी करने के बाद कैसा रिजल्ट मिल सकता है, वो सब बताने के लिए एमआरआई करना जरूरी है। तो सीटी स्कैन इमरजेंसी केसेस के लिए ज़रूरी है, और इमरजेंसी केसेस को ट्रीटमेंट करने के लिए जो माहिती चाहिए वो सीटी स्कैन से मिल जाता है। पर बाकी जो चीज़ें हैं उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, ये सब कुछ जानने के लिए एमआरआई जरूरी है। तो मोटा मोटा ब्रेन की बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए मेजर टूल्स में सीटी स्कैन से और एमआरआई है। बाकी सारी चीज़ें ये सब उधर अवेलेबल है। हाँ, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें अवेलेबल है, और उसके बाद भी जो कुछ एडवांस चीज़ें रहती है जो कभी कभी जरूरत पड़ती है, हर केस में तो जरूरत नहीं होता ना। वो सब चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल है। ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि आपका ब्रेन ट्यूमर है, एक एक्सीडेंट हुआ, आप उसके लिए गए और आपको मालूम पड़ा, माने डॉक्टर को मालूम पड़ा वो टेस्ट वगैरह करने से कि इसका ब्रेन ट्यूमर है, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है, और आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि देखिए आज से 25-30 साल पहले हम देखें तो सीटी स्कैन और खास करके एमआरआई की इतनी इजी फैसिलिटीज नहीं थी। तो पता नहीं चलता था जब तक एडवांस स्टेज होके पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होके नहीं आएगा और अच्छे या बड़े सेंटर पे नहीं पहुंचेगा। आजकल हर जगह पे, छोटी जगह पे भी सीटी स्कैन और बहुत सारी जगह पे एमआरआई अवेलेबल है। तो किसी को सिंपल हेडेक हो रहा है और एमआरआई करवा लिया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, तब भी ब्रेन ट्यूमर पता चलता है। कोई ऊपर से गिर गया, छोटा बच्चा है या गिर गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसको हम लग रहा है कि एक सिंपल या बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, पर फिर भी एक सीटी स्कैन करवा लेते देखते, तो उसमें भी कभी कभी काफ़ी बार ब्रेन ट्यूमर पता चल रहा है। हैमरेज चल रहा है वो तो हम खाली चोक में नहीं पता आंख में नहीं पता चलता है, या क्या हम बाहर से नहीं समझ सकते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। ये सब चीज़ें करेंगे तो काफ़ी जल्दी डायग्नोसिस होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए डॉक्टर साहब की हमारे मन में भी ये ब्रेन की बीमारी को लेकर कुछ चलता है कि ये ब्रेन का बीमारी है, ये कुछ पागल सा हो जाएगा, ये सब बहुत भ्रांत जो धारणा है ये भी बहुत है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, यूजुअली देखिए, जो एक पागल हो जाना हम बहुत ही लूज टर्म की तरह यूज करते हैं यूजुअली, बट ऐसा नहीं है। ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है तो वो पागल है, ऐसा नहीं है। वो एक पागल तो एक्चुअली वो टर्म यूज ही नहीं करना चाहिए, पर वो उसके लिए अगर मेडिकल भाषा में देखेंगे तो एक टर्म है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, मनोचिकित्सक जो बोलते हैं वो एक अलग चीज है, और एक न्यूरोसर्जन एक अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है। तो वो सब डिजीज अलग है, उसको आप ब्रेन ट्रॉमा के साथ या ब्रेन ट्यूमर के साथ जोड़ के नहीं दे सकते। पर कुछ सिम्टम्स जो होते हैं साइकियाट्रिस्ट के, वो इस बीमारी में आ सकता है, बट उसका अगर अच्छे से इलाज किया जाए तो वो सब चीजें भी कंट्रोल हो सकती है। यही हम बोल रहे हैं कि हमारे जो समाज में कुछ भ्रांत धारणाएं और सचेतनता जो होता है उसका बहुत ये होता है। तो इसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। खास करके कि ये महिला के बारे में हम बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते, और जो ये सब बीमारी होता है वो सब रह ही जाता है।
और बढ़ जाता है। आप जो बोल रहे थे कि एकदम लास्ट स्टेज में, हाँ, लास्ट स्टेज में आते हैं, डॉक्टर के पास जाता है और तब कुछ करने के लिए कोई हाँ, उपाय नहीं, ऑप्शंस नहीं रहता है। तो इसीलिए আমরাও আপনাদেরকে বলছি যে বারবার যেটা বলে থাকি হেলথ এক্সপ্রেসের মধ্যে দিয়ে আমরা এটা আপনাদেরকে সচেতন করতে থাকি যে আপনাদের যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা নিজেদের মতন করে একটা কিছু না ভেবে বা কাউকে কিছু না লুকিয়ে আপনার নিকটে যে সমস্ত কাছাকাছি যাকে আপনারা মনে করেন, যে যাকে আপনারা বিশ্বাস করেন, যার প্রতি আপনাদের ফেথ আছে, এরকম কোনো ডক্টরের কাছে যান, গিয়ে আপনার পুরো যা যা কিছু সমস্যা হচ্ছে সেগুলো বলুন এবং সেই ডক্টর নিশ্চয়ই আপনাকে, মানে ডাক্তার তো বন্ধুর মতন হন, তিনি আপনাকে সঠিক পথের দিশা অবশ্যই দেখাবেন। আর যদি মনে করেন অবশ্যই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলে আসতে পারেন, কেননা এখানে আপনারা দেখলেন যে প্রত্যেক দিনই বলি যে এখানে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা আছেন, বিভিন্ন সারা দেশ থেকে চিকিৎসকরা এখানে এসেছেন। আমরাও এই হেলথ এক্সপ্রেসের মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে সেই সমস্ত বিশিষ্ট চিকিৎসকদের যা যা কিছু মানে বলার থাকে সেগুলো আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করি। বিভিন্ন রকমের শলা পরামর্শ তারা যেটা দেন সেটা আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি। সুতরাং আপনারা যদি মনে করেন যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে যাবেন অথবা দুর্গাপুরে আসবেন, আপনারা আসতেই পারেন। আশেপাশের যে সমস্ত মানুষজনেরা আছেন তারা খুব ভালো মতন করেই জানেন যে যতদিন পর্যন্ত না হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে ভালো মতন করে হয়েছে ততদিন আপনাদের কতটা প্রবলেম ছিল, যে কোনো কিছু হলেই দুর্গাপুরের মানুষদেরও কোনো কিছু হলেই কলকাতা বা ধরুন বাইরে কোথাও, রাজ্যের বাইরে কোথাও যেতে হতো, কিন্তু সেগুলো তো এখন আর দরকার নেই, কেননা হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে ব্রেন থেকে আরম্ভ করে আমরা এখানে যা যা কিছু প্রত্যেক দিন আলোচনা করে থাকি, ডক্টররা যা কিছু বলে থাকেন আপনারা দেখেছেন যে প্রত্যেকটা বিষয়, এবং যেটা ডক্টর আজকেও বললেন যে খুব তাড়াতাড়ি মানে যে টেস্টগুলো আছে ডায়াগনোসিস করাটা ইজ ভেরি ইজি হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে বা দুর্গাপুরে, যে ওখানে যে সমস্ত অত্যাধুনিক মেশিন এবং সরঞ্জাম রয়েছে সেগুলো দিয়ে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের কি রোগটা হয়েছে সেটা ডায়াগনোসিস করা যায়। কেননা এই ডায়াগনোসিস করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কেননা আপনার চিকিৎসাটা কোন পথে এগোবে, ডক্টর কোন পথে আপনার চিকিৎসা করবেন সেটা কিন্তু জানাটা খুব দরকার। অনেক সময় কি হয় যে আমরা মনে করি যে আমাদের একটু কিছু হলো, আমরা এই ডাক্তার ওই ডাক্তার সেই ডাক্তার করে ঘুরতে 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 আমাদের অনেকটা সময় চলে যায়, আমরা কারোর উপরে বিশ্বাস করতে পারি না, এরকম ভাবে অনেকটা সময় চলে যায়, ততদিনে কিন্তু আমাদের রোগটাও বেড়ে যায়। তো আজকে যে আমরা আলোচনা করলাম এতক্ষণ, যে দুটো জিনিস আমরা খুব ভালো মতন করে আলোচনা করলাম, একটা ব্রেনকে হেলদি কি করে রাখতে হবে সেই জন্য, এবং পাশাপাশি ব্রেনের সাথে যে আপনার স্পাইনের যে সংযোগ রয়েছে সেই স্পাইনকে কি করে হেলদি রাখা যায়, সেই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা আজকে করলাম। ডক্টর আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে একটা ব্রেনকে হেলদি রাখতে গেলে কি কি করতে হয়, লাইফস্টাইল ঠিক রাখতে হয়, খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখতে হয়, কিছু কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো ব্রেনকে করতে হয়, এবং অবশ্যই মানে সঙ্গে সঙ্গে কোনো যে সমস্ত মানে রেড অ্যালার্ট আপনারা যদি কখনো কিছু বুঝতে পারেন যে আপনাদের শরীরে হচ্ছে, সেটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করাটা খুবই খুবই দরকার। এবং তার সাথে আমরা আলোচনা করলাম যে স্পাইনের সমস্যা হলে বা মানে সেই সমস্ত জিনিসগুলো হলে কি কি রোগ হতে পারে, সেগুলো থেকে কি করে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন, এই সমস্ত আলোচনায় আশা করব যে আপনারা কিছুটা হলেও হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে কেমন করে আমাদের ব্রেনকে हेल्दी रखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब आपको पूछेंगे कि कुछ एकदम ये तो हम जो आज का जो डिस्कशन हुआ है उसमें हम ज़्यादातर ओल्ड एज में, और या आप बोल रहे थे कि 40-50 इस उम्र का हम जो बच्चे लोगों के ब्रेन के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, बच्चों में देखिए अगर न्यूरो सर्जरी के देखा जाए कि मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है, तो ख़ास करके छोटे बच्चों में जन्म के कुछ साल बाद अगर आपको लग रहा है कि उसका हेड का साइज़ जो है वो
डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, मतलब उसके बाकी शरीर के हिसाब से उसका हेड का साइज बढ़ रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही है। तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि बच्चों का अंदर जो ब्रेन है उसमें पानी जमा हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती है, तो उसमें यूजुअली सर्जरी करना पड़ता है। फिर कुछ कुछ जो ट्यूमर्स जो होते हैं वो भी बच्चों में काफ़ी कॉमन होते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है मेडिकल में कि लिक्विड मैलिग्नेंसी, मतलब लिक्विड जो कैंसर, मतलब जो ब्लड के कैंसर से उसके बाद सॉलिड कैंसर से, उसमें ब्रेन के कैंसर्स बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। मतलब ब्रेन के ट्यूमर्स होना बच्चों में। कितने उम्र में ये होता है? ये आप एकदम न्यूबॉर्न बेबी में ही होता है? एक साल से लेके आप जो 15 साल तक गिनेंगे तो उसमें अलग अलग वैरायटीज़ के ट्यूमर्स होते हैं। तो एक साल के बच्चों में जो होते हैं उनकी वैरायटीज़ अलग होती है, उसके आउटकम और उसके लॉन्ग टर्म बच्चा कैसा रहेगा उसके रिजल्ट अलग रहते हैं। और 10, 22, 12, 13, 14 साल में जो होता है वो ट्यूमर अलग तरह के होते हैं। तो ट्यूमर एज के हिसाब से वेरी करता है, पर हर एज ग्रुप में हो सकता है। और इसका क्या ट्रीटमेंट, सर्जरी है? हाँ, सर्जरी करना पड़ेगा। और यूजुअली जो सिम्टम्स बताया, वैसे बहुत छोटा बच्चा में साइज इंक्रीज होना हेड का, जैसे कुछ महीनों का बच्चा है तो उसका साइज, हेड का साइज जो होता है उसके बाकी बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। या फिर 9, 10, 11, 12 साल का बच्चा है तो उसको हेडेक हो रहा है, बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, दिखने में दिक्कत आ रही है, चलने में उसका बैलेंस नहीं रहा है। ऐसे सिम्टम्स अगर अचानक से बच्चों में शुरू हो रहा है तो ब्रेन का कोई सीरियस डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे कि सर्जरी करना ज़रूरी है, कि कौन से उम्र में आप सर्जरी कर सकते हैं? सर्जरी तो देखिए, अगर एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो यूजुअली अगर ब्रेन ट्यूमर है तो कोई भी एज हो उसमें ज़रूरत पड़ सकता है। अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मैंने छोटे से छोटे 4 साल के बच्चों में ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी किया है, और उससे लेके 16 साल 17 साल तक किया हुआ है। तो कैसा है कि ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ, एमआरआई पे पता चला और लग रहा है कि ये कैंसर का ट्यूमर है या इसकी वजह से ब्रेन पे प्रेशर दे रहा है वो साइज इंक्रीज होने की वजह, तो आप बच्चे बड़े होने का वेट नहीं कर सकते। जितना वेट करोगे उतना बच्चे का हालत और ख़राब होता जाता है। तो हम वो एमआरआई देख के ही यूजुअली डिसाइड करते हैं कि कौन सी एज पे बच्चे का सर्जरी करना है। यूजुअली जितना जल्दी हो सके उतना ही करना पड़ता है, बट हाँ, जितना हो सके हम बच्चे को स्टेबलाइज करके सब पैरामीटर्स वगैरह ब्लड रिपोर्ट्स करके जितना हो सके स्टेबलाइज करके फिर प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि डायग्नोस हो गया तो आज सुबह हुआ तो दूसरे दिन करना पड़ेगा, बट हमके पास टाइम है, 2, 4, 5 दिन, हफ्ता भर का टाइम है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कुछ महीनों तक टाल सकते। ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या माने इस उम्र में जब होता है, माने पेरेंट्स को भी तो बहुत चिंता होता है कि ऑपरेशन, ये क्या मेडिसिन से नहीं सर? ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं वो मेडिसिन से क्योर नहीं होते हैं। बहुत रेयरली, बहुत कम ट्यूमर्स ऐसे हैं जो मेडिसिन, कीमोथेरापी या फिर जो रेडियोथेरापी बोलते हैं उससे क्योर हो सकते हैं। अगर आप बच्चों में 100 ट्यूमर्स, आप जो बोल रहे हैं कि रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी, वो तो बायोप्सी में अगर वो मैलिग्नेंट हुआ तो पर बायोप्सी करने के लिए आपको सर्जरी तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन में उसमें सर्जरी का ही रोल है, फिर चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, आपको सर्जरी का ही करना। আচ্ছা, তো আপনারা শুনলেন যে যদি কোনো ছোট বাচ্চার ব্রেনে কোনো রকমের সমস্যা হয়, অর্থাৎ যদি কোনো টিউমার হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সার্জারি করাটা খুবই দরকার। এবং সেটা বেশি দিন ফেলে রাখা যাবে না। ফেলে রাখলে কিন্তু সেটার মাপটা যত বাড়তে থাকবে বাচ্চার কিন্তু ব্রেনে ততটাই এফেক্ট করবে। এবং যে কোনো বয়সে এটা করা যায়, হাতে বেশি দিন সময় থাকে না যেটাকে অপারেট করে দেবে দীর্ঘকাল ফেলে রাখার মতন। সুতরাং এটার ক্ষেত্রে ওই একই রকমেরই সিমটমস বড়দের যেরকম হয়, যে হঠাৎ করে মানে বমি বমি ভাব, প্রচুর হেডেক, এবং উনি যেটা বললেন যে ছোট বাচ্চা হওয়ার পরে তার মাথার সাইজটা যদি বেড়ে যায়, মানে দিন দিন বাড়তে থাকে, বডির সাইজের থেকে মাথার সাইজটা বেড়ে গেল, তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ব্রেনে কোনো টিউমার বাসা বেঁধেছে। তাহলে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের কাছে আসতে হবে এবং দেখাতে হবে। এবং এটা ভাবলে চলবে না যে ছোট বাচ্চা সার্জারি করলে কোনো রকমের ক্ষতি হবে, কিন্তু যদি আপনারা ঘরে রেখে দেন বা যদি আপনাকে কেউ ভুল বোঝায় যে এটা ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু নয়। উনি পরিষ্কার বললেন যে সার্জারি করলে একদম বাচ্চা ঠিকঠাক হবে এবং সেটার ক্ষেত্রে কোনো রকমের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর হয় না। এবং সব ব্যাপারেই তো একটা রিস্ক ফ্যাক্টর থেকেই যায়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিকঠাক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে গেলে
এটা তেমন কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নয়, সুতরাং বাচ্চাকে বাড়ির মধ্যে ফেলে রাখবেন না। যদি এরকম কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই ডক্টরের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করবেন, এবং বাচ্চাদেরকে একটা সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া এটাও আমাদের খুবই দায়িত্ব এবং কর্তব্য। एछाड़ा ये जो है, जो आप ट्यूमर के बारे में बच्चों की बोल रहे थे कि ये जो बड़ों के बारे में आप बोल रहे थे कि ट्यूमर के बाद भी जो ब्रेन का जो हेल्दी ब्रेन रखने के लिए बच्चों को भी कि ये जो बोल रहे थे वही फॉलो करना पड़ता है। वही बच्चों में तो अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसमें तो यूजुअली सर्जरी के बाद उसको डाइट वगैरह अच्छा देना चाहिए, और फिर जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ेगा, या मान लो कि 10 साल से 15 साल तक का बच्चा है तो उसमें आप डाइट वगैरह का ध्यान रखना, अच्छी लाइफस्टाइल होना, एक्सरसाइज वगैरह भी बच्चों में तो फिर 10 साल के बाद धीरे धीरे उसी हैबिट या वैसे लाइफस्टाइल उन्होंने डेवलप करने का इंस्ट्रक्शन करके कर सकते हैं। और ख़ास करके जिनके पास सर्जरी हुआ या जो उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास रेगुलर फॉलोअप होना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार फिर ज़रूरत हो उस हिसाब से MRI वगैरह करवाना पड़ता है कि ट्यूमर वापस तो नहीं ग्रो हो रहा है ना, ये सब चीज़ें भी इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो होता है, ग्रो करता है। काफ़ी ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो रीग्रो हो सकता है, जिसको रिकरेंस बोलते हैं, कि एक बार हो गया तो वापस भी कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर ट्यूमर होता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे ट्यूमर्स है जो निकल गया, पूरा निकल जाता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप क्या समझते हैं जब ऑपरेट करते हैं कि ये ट्यूमर फिर से ग्रो करेगा, और वार्निंग आप दे देते हैं आगे से? जी, MRI से काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि ट्यूमर किस तरह का है, यूजुअली कि सिंपल है या कैंसर का है, हम पूरा निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, या थोड़ा बहुत छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन तो कैसा है कि हमारा पूरा ब्रेन पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। तो कुछ ऐसे जो क्रिटिकल एरिया है, मान लो कि किसी को ट्यूमर है जो आपके बोलने की जगह या हम जो बोलते हैं उस सेंटर को कंट्रोल कर रहा है, तो आप ट्यूमर तो पूरा निकाल लोगे पर हो सकता है वो बोल ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम पहले से ही MRI वगैरह देख के डिसाइड करते हैं कि हम इसमें 70-80% जितना सेफली निकाल सकते हैं उतना ट्यूमर निकालेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ताकि पेशेंट को आगे जाके जो बाकी चीज़ें या बाकी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो ना हो। बाकी जो ट्यूमर है उसको हम रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी और बहुत और भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे जो खास करके केसेस है उसमें रेगुलर फॉलोअप होना और कुछ महीनों के इंटरवल पे MRI हो के देखते रहना, ये सब चीज़ें जरूरी होता है। तो फिर ये जो ऑपरेट होता है इसका साइड इफेक्ट भी होता है कुछ? जी, ये तो देखिए ब्रेन में है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, बट वो हम MRI पेशेंट का एज वगैरह देख के, और ख़ास करके जो ट्यूमर है वो ब्रेन में किस लोकेशन में है, किस जगह पे है, उससे मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को कुछ तकलीफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता। और तकलीफ़ हो सकता है तो वो परमानेंट रहेगा या कुछ महीने या हफ्तों में वो रिवर्स होके पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो ज़्यादातर MRI से हम बता सकते हैं। अच्छा, ये भी एक मानसिक स्थिति को कुछ ये करता है कि मेरा ट्यूमर ठीक हो गया, पर मेरा जो बोलने का जो शक्ति है वो चला गया। तो ये भी मानना बहुत एक पर वही है कि MRI है प्लस AC ना हो उसके लिए अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। अच्छा। जिसमें माइक्रोस्कोप से ट्यूमर निकालना, फिर एक होता है न्यूरो नेविगेशन का यूज़ होना, फिर होता है ब्रेन मैपिंग का यूज़ होना। तो ब्रेन मैपिंग और ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें पता चलता है कि हम कौन सा ट्यूमर निकाल सकते हैं और कौन सा ट्यूमर निकालेंगे तो पेशेंट को डैमेज होने का चांस है। तो हम ये ऑपरेशन के दौरान ही ये पता कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा सेंटर में और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप अच्छी यूज़ करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलने का चांस रिजल्ट मिलेगा। तो আপনারা শুনলেন আজকে যে ব্রেনের যাবতীয় যা কিছু মানে ব্রেনকে একটা হেলদি রাখতে গেলে বা ব্রেনে যদি মানে অচানক একটা কোনো রকমের কোনো সমস্যা চলে আসে তাহলে আপনারা কি করবেন সেগুলো খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে সেঞ্জেলিয়া মিলন কুমার ডক্টর উনি বুঝিয়ে দিলেন খুব সুন্দর করে। থ্যাংক ইউ ডক্টর, ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় আমাদের দর্শক বন্ধুদের সঙ্গে ব্রেন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম আলোচনা করার জন্য। এরকমই আবার পরের দিন ফিরে আসব হেলথ এক্সপ্রেস নিয়ে। আপনারা সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অবশ্যই কিছু হলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগটা করবেন। এই বলে আজকের মতন শেষ করব হেলথ এক্সপ্রেস। আবারও আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর ধন্যবাদ আপনাদেরকে। খুব ভালো থাকবেন।
এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।